हाय। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोल्ड वॉर का डेफिनेशन क्या है तो आप बोलोगे सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच के 5 दशक लंबी राइवलरी और प्रॉक्सी वॉर्स को ही कोल्ड वॉर कहा जाता है। सिंपल। बट अगर हम इसे थोड़ा न्यूट्रल और डिटेल में समझे तो जवाब होगा जब दो विपरीत विचारधारा वाले पावर्स एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों डायरेक्ट लड़ने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल प्रेशर, प्रोपेगेंडा, बॉयकॉट और प्रॉक्सी वॉर्स का सहारा लेते हैं और ये स्थिति दशकों तक चलती है। उसी को कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही है ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच का कोल्ड वॉर। अमेरिका के कैपिटलिस्ट और सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट विचारधारा के टकराव की वजह से दुनिया के हर कोने में वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए थे। खैर, ये तो हुआ ग्लोबल लेवल पर कोल्ड वॉर। रीजियोनल लेवल पर भी ऐसी एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनी थी जहां पर दो देश साउदर्न अफ्रीका पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक एड, सैंक्शंस और बॉयकॉट जैसे खेल खेल रहे थे। द इंडिया साउथ अफ्रीका कोल्ड वॉर। दोनों के विचारधाराओं में इतना एक्सट्रीम अंतर था कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे। इनकी राइवलरी ने 70s और खासकर 80s में अफ्रीका के दक्षिण भाग में एक मिनी कोल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। तो आज हम इंडिया और व्हाइट साउथ अफ्रीका के बीच के इसी मिनी कोल्ड वॉर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही देश ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे थे। दोनों में ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। इंडिया ब्रिटेन का डायरेक्ट कॉलोनी था, जबकि साउथ अफ्रीका एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी था। इसके खुद के पार्लियामेंट थे और प्रॉपर इलेक्शंस होते थे। अब ये तब भी ठीक है क्योंकि इंडिया में भी धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग सेटअप बनने लगा था, पर ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन लोग ही। ब्रिटिश एडुकेटेड, ब्रिटिश ग्रूम्ड इंडियन से इंडिया के लिए आवाज उठा रहे थे। साउथ अफ्रीका में ये काम कोई अफ्रीकन लोग नहीं बल्कि एक दूसरे तरह के यूरोपियन लोग कर रहे थे। ये लोग थे अफ्रीकानर्स। ये लोग ब्रिटिशर्स से पहले सेटल हुए थे और इनका एक यूनिक सा फीचर था कि ये लोग साउथ अफ्रीका को अपना सेक्रेड होमलैंड मानते थे, ना कि कोई फॉरेन कॉलोनी। दोनों देशों की अप्रोच बिल्कुल अपोजिट थी एक दूसरे से। इंडिया का अप्रोच था इंक्लूसिव, जबकि साउथ अफ्रीका का एक्सक्लूसिव। लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया में काफी पुराने समय से एक कास्ट अपार्थाइड चलता आ रहा था, तो इंडिया ने समय के साथ साथ रिफॉर्म्स कर करके सारे कम्युनिटीज को साथ लेकर आए, जबकि अफ्रीकन लोगों ने इसके बिल्कुल अपोजिट अप्रोच अडॉप्ट किया। उन लोगों ने ब्लैक लोगों को अलग किया, इंडियंस को अलग किया, इवन एक और अफ्रीकांस बोलने वाले लोग जो व्हाइट्स नहीं थे उसको भी अलग किया। आप दोनों देशों के नेशनल एंथम में भी इस इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नेचर को नोटिस कर सकते हो। अब आप कहोगे अगर सारे लोगों को ही निकाल देंगे तो रूल कैसे करेंगे? तो अपने न्यूमेरिकल एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए व्हाइट अफ्रीकन लोगों ने ब्रिटिश व्हाइट्स यानी अपने दुश्मन को अपने साथ ले लिया और एक घटिया रेसिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट किया जिसको अपार्थाइड कहा जाता है। अब ऐसा मेंटालिटी दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी में भी दिखता था। इंडिया तब आजाद भी नहीं हुआ था, तब से कांग्रेस पार्टी एशियन कंट्रीज के डीकोलोनाइजेशन में इंटरेस्टेड था। गांधी जी ने कहा था कि इंडिया पूरे एशिया को कॉलोनियलिज्म से मुक्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जुलाई 1947 में इंडिया ने एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, पैलेस्टीन, ईरान जैसे 28 देश शामिल थे। इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस में इंडिया का कितना बड़ा रोल था ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा। आजादी के बाद भी इंडिया थर्ड वर्ल्ड का एक फेस बनकर उभर आया था। इंडिया ने अफ्रीकन यूनिटी के लिए भी आवाज उठाई थी। इसके अपोजिट अफ्रीकन लेड साउथ अफ्रीका बेसिकली एक सीज मेंटालिटी लेकर चल रहा था। व्हाट इज सीज मेंटालिटी? इमेजिन करो, इट्स मेडिवल एरा। दुश्मन चारों तरफ से आपको घेर लिए है, लेकिन आप एक वेल फोर्टिफाइड किले के अंदर सुरक्षित हो, तो बेसिकली यू आर अंडर सीज। वैसे देखा जाए तो व्हाइट अफ्रीकन लोगों के लिए पूरी दुनिया ही दुश्मन थी। इवन साउथ अफ्रीका के अंदर भी उनके अलावा सब लोग उनके दुश्मन थे। एक ही चीज उनको प्रोटेक्ट कर रहा था और वो है अपार्थाइड पॉलिसी। इसी से ही व्हाइट साउथ अफ्रीका की डिफेक्टो आइडियोलॉजी तैयार हुई। इंडिया का तो हम सबको पता है, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, लेकिन फिर भी ये देश सेकेंड वर्ल्ड के प्रति एक सॉफ्ट सिंपैथी रखता था। आजादी के पहले से ही इंडियन लीडर्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। आजादी के बाद सोवियत स्टाइल 5 इयर्स प्लान बनाया गया था, एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी तैयार किया गया था। 1970 से इंडिया ने धीरे धीरे करके सेकेंड वर्ल्ड के राह पे चलने लगा था। इसके बाद 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो इंडिया को एक तरह से क्वासी कम्युनिस्ट कंट्री में तब्दील कर दिया। व्हाइट साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये देश साउदर्न अफ्रीका का एकमात्र और शायद पूरे अफ्रीका का ही एकमात्र फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री था। व्हाइट साउथ अफ्रीका एक कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी थी, वो तो अलग बात। ये लोग कम्युनिज्म से इतना नफरत करते थे कि इसको अक्सर रेड क्रोकोडाइल बुलाते थे, और बुलाए भी क्यों ना। व्हाइट रेजिम के खिलाफ जो रेजिस्टेंस दिखा रहे थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उमखोंतो सिजवे, आजानियन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन और साउथ वेस्ट अफ्रीका में स्वैपो, ये सारे कम्युनिस्ट और सोवियत क्यूबन बैक्ड थे। तो व्हाइट साउथ अफ्रीका हमेशा एक पैरानोइया में रहता था कि ये लाल मगरमच्छ हमें खा ना ले। आप नोटिस करोगे मैं इन दो मैप्स को इंटरचेंज करके यूज कर रहा था।
असल में साउथ अफ्रीका उस समय एक सिंगल देश नहीं था। दिस वॉज ए जर्मन कॉलोनी जो वर्ल्ड वॉर 1 के समय साउथ अफ्रीका ने कब्जा लिया था। अब वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस ने इसे मैंडेट डिक्लेयर किया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ अफ्रीका को सौंप दिया। बाद में जब यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे वापस चाहा, साउथ अफ्रीका ने इसे रिटर्न ही नहीं किया, उल्टा इसे अपना डिक्लेयर करके यहाँ एपार्थाइड भी इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे साउथ अफ्रीका के लिए लड़ रहे थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वैसा ही साउथ वेस्ट अफ्रीका के लिए लड़ रहे थे स्वैपो। असल में केवल अफ्रीकन लोगों को दोष देना गलत होगा। साउथ अफ्रीका ब्रिटिश रूल के दौरान भी उतना ही रेसिस्ट था। आपको गांधी जी का ट्रेन वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा। उस घटना के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स के लिए काफी प्रोटेस्ट किए। 1894 में उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस और 1903 में उन्होंने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। अब एज आई टोल्ड यू, हम लोग एनिमी लिस्ट में बहुत ऊपर आते थे। ऊपर से नाटाल कॉलोनी में इंडियंस का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रहा था, जो साउथ अफ्रीका के लिए कंसर्निंग था। आप कहोगे यहाँ तो यूरोपियन पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, असली कंसर्न तो नेटिव अफ्रीकन्स को होना चाहिए था। अरे ब्रो, यही तो रीजन है कि इस देश को व्हाइट साउथ अफ्रीका क्यों बोला जाता है। व्हाइट साउथ अफ्रीका के नजरिए में इंडियन लोग व्हाइट्स के व्यापार को खा रहे हैं और यूरोपियन एरियाज में पेनिट्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट पेनिट्रेट शब्द का ही यूज किया गया था। तो व्हाट शुड व्हाइट साउथ अफ्रीका डू? 2 ऑप्शंस, वेस्टर्नाइजेशन और रिपाट्रिएशन। पहला वाला पॉसिबल नहीं है स्किन कलर के वजह से, तो सेकंड वाला ही करना होगा। साउथ अफ्रीका की असिस्टेड रिपाट्रिएशन स्कीम के तहत 1914 से 26 के बीच 21,780 इंडियंस वॉलंटरीली इंडिया वापस चले गए विद सम इंसेंटिव्स फ्रॉम साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये सारे तो हुए साउथ अफ्रीका का डिलेमा। इंडिया का डिलेमा ये था कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन डायस्पोरा इंडिया के डिग्निटी और इज्जत पर एक चमाट है। जल्द से जल्द डिप्लोमेटिक तरीके से इसे सॉल्व करना होगा। तो इंडियंस के राइट्स और रिपाट्रिएशन के मुद्दे पर 1927 में एक केप टाउन एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। इस ट्रीटी के जरिए कॉम्प्रोमाइजेशन तो हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, लेकिन 40s के बाद साउथ अफ्रीका ने अपना सबसे रेसिस्ट चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। 1946 में एशियाटिक लैंड टेन्योर एक्ट पास हुआ, जिसके तहत इंडियंस की प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया गया। आपको समझाता हूँ। इमेजिन दिस इज डरबन सिटी, तो इंडियन लोग इस ऑरेंज एरियाज के बाहर ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और ना ही ट्रेड कर सकते हैं। बाद में ये तो और भयंकर हो गया, परमिट के बिना आप जा भी नहीं सकते दूसरे एरियाज में। वी ऑल नो इंडिया यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स था, तो जून 1946 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका में इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया। इसी साल इंडिया ने साउथ अफ्रीका पर ट्रेड एम्बार्गो भी लगा दिया। और ऐसे ही 50s तक आते आते न्यू दिल्ली ने प्रिटोरिया के साथ लगभग सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सीज कर दिया। खाना बनाने के लिए चाहिए सीजनिंग, जो इंडिया में मिलता है, और डायमंड कटिंग के लिए चाहिए डायमंड, जो साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो बीच बीच में थर्ड पार्टी के जरिए दोनों देशों के बीच थोड़ा बहुत ट्रेड चलता था। खैर ये तो होता ही है। अब दोनों देश ही एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते थे। 1960s से इंडिया ने अपने फोकस सिर्फ डायस्पोरा तक सीमित रखने के बजाय एक ब्रॉडर अफ्रीकन कॉज यानी अफ्रीकनाइजेशन पर शिफ्ट किया, जिसका मतलब अफ्रीका मस्ट बी रूल्ड ओनली बाय द अफ्रीकान्स। व्हाइट साउथ अफ्रीका के पैरानोइया के बारे में आपको बताया था पहले। 1970s तक व्हाइट साउथ अफ्रीका के बॉर्डर्स काफी हद तक सेफ थे, लेकिन 1974 में पोर्तुगल की विड्रॉल और 79 में रोडेशिया का फॉल व्हाइट साउथ अफ्रीका को एक वल्नरेबल पोजीशन में डाल दिया। इसी दौरान साउथ अफ्रीका एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था, क्योंकि इस समय एक मगरमच्छ साउथ अफ्रीका के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। एक्चुअली 1978 में प्राइम मिनिस्टर बाल्थाजार योहानेस वोर्स्टर के रिजाइन करने के बाद साउथ अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्टर पीटर विलियम बोसा नए प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्हें साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स काफी पसंद करती थी उनकी हार्डलाइन पॉलिसी और डिसिप्लिन की वजह से। याद करो वो सीज मेंटालिटी। इन्होंने एक तोताले आंसला का कंसेप्ट दिया। उनके मुताबिक पूरी दुनिया इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से व्हाइट साउथ अफ्रीका को डिस्ट्रॉय करने पर तुली हुई है, तो हमारे खिलाफ इस टोटल ऑनस्लॉट का मुकाबला करने के लिए हमें एक तोताले स्ट्रैटेजी इंश्योर करना पड़ेगा। इस टोटल स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कुछ पेटी अपार्थाइड लॉस को हटाना, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने साउथ अफ्रीकन पुलिस को एक्सपेंड किया और साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स को एक बैटल मशीन में तब्दील कर दिया। पोर्तुगीज विड्रॉल के बाद मोजाम्बिक और एंगोला में सिविल वॉर शुरू हो गया था। इस कॉन्फ्लिक्ट में क्यूबा भी कूद पड़े थे। इस दौरान साउथ अफ्रीका ने भी वहां अपने प्रॉक्सी रेबल्स के साथ मिलकर जमकर इंटरवेंशन किया। साउथ अफ्रीका हैज ए रीजन दो, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, व्हाइट रेजिम के जो इंटरनल रेबल्स थे यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उमखोंतोवे सिजबे और स्वैपो को अपने देशों में शरण दे रहे थे। तो इन सारे ग्रुप्स के खिलाफ लड़ते लड़ते साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स धीरे धीरे साउदर्न हेमिस्फीयर की सबसे खूंखार और ताकतवर आर्मी बन चुका था। इस आर्मी ने अगले 1 दशक तक मोजाम्बिक और एंगोला में भयंकर तरीके से इंटरवेंशन किया। एक बार तो ये लोग बोत्सवाना के कैपिटल को भी बॉम्ब कर दिए थे। इवन जाम्बिया तक भी सेफ नहीं था इनके कहर से।
अब साउदर्न अफ्रीका में व्हाइट साउथ अफ्रीका की इस फाइनल बॉस मेंटालिटी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपने बाहें फैला दी साउदर्न अफ्रीकन लोगों के सपोर्ट में। 1978 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपनली साउदर्न अफ्रीका के रेबेल ग्रुप्स के प्रति सिंपैथी जताई और उनके प्रति सपोर्ट का आगाज किया। लेकिन नो, ये वाला सपोर्ट अमेरिकन या सोवियत जैसा सपोर्ट नहीं था। वी आर नॉट नॉटी ब्रो, वी डोंट वांट डिस्टेबलाइजेशन, वी वांट पीस। इंडिया ने जापू, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्वैपो और फ्रंटियर स्टेट्स जैसे बोत्सवाना और लेसोथो को डायरेक्ट आर्म्स सप्लाई करने के बजाय टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन लोगों को एक डिप्लोमेटिक कवर दिया। 1967 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और 80s में स्वैपो का एक रेसिडेंट मिशन न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया इंडिया के असिस्टेंस से। 1985 में इंडिया ने स्वैपो को नामीबियन लोगों का इकलौता लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया और वहां पर साउथ अफ्रीकन ऑक्यूपेशन को इलीगल घोषित किया। 1978, 1983, 1986 स्वैपो के प्रेसिडेंट ने कई बार इंडिया विजिट किए। इयान स्मिथ की व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे दो ग्रुप्स, जानू और जापू। बाकी देशों की तरह इंडिया ने भी इयान स्मिथ रेजिम को इलीगल घोषित किया था। अब लेट 70s आते आते रोडेशिया का हालत बिल्कुल खस्ता हो चुका था, नेगोशिएशन करना होगा। तो इयान स्मिथ ने 1979 में क्या किया, पावर शेयरिंग तो डेफिनेटली किया, लेकिन जानू और जापू को एक तो शामिल नहीं किया, साथ में एक मैनिपुलेटिव सिस्टम डिजाइन किया जिससे व्हाइट्स का पावर विजिबल रहे। वंस अगेन इंडिया समेत पूरी दुनिया ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट नॉट सो लॉन्ग, क्योंकि 1980 में एक प्रॉपर इलेक्शन के जरिए जानू सत्ता में आ गया। अब यहाँ एक कंसर्न वाली बात है कि ये जानू ग्रुप था चाइनीज बैक्ड, जबकि जापू था सोवियत बैक्ड जो 1980 का इलेक्शन हार गया था। बट इट डजंट मैटर, क्योंकि एक साल के अंदर ही रॉबर्ट मुगाबे इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के साथ एड और असिस्टेंस पर डील साइन किए। नाउ इंडिया तो कॉमनवेल्थ का पार्ट भी था, तो इसके जरिए एक ब्लॉग बनाकर साउथ अफ्रीका को प्रेशराइज करना शुरू किया। सबसे पहले 1977 के ग्लेनिकल्स एग्रीमेंट के तहत साउथ अफ्रीका के साथ सारे स्पोर्ट्स रिलेशन को बॉयकॉट किया गया। इसके बाद 1983 के कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट जो दिल्ली में हुआ था, उसमें साउथ वेस्ट अफ्रीका पर साउथ अफ्रीकन ऑक्यूपेशन को एक तरह से कॉलोनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। अब ये तो बस चलो एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक अटैक था, असली बैंग हुआ था 1985 के कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के नासाउ समिट में। अब इसको समझने के लिए आपको 1985 की सिचुएशन को समझना होगा। आज रशिया की जैसी स्थिति है, बॉयकॉटेड, आइसोलेटेड, उस वक्त साउथ अफ्रीका का कुछ ऐसा ही हालत था। इसराइल, ताइवान, वेस्ट जर्मनी और कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर ऑलमोस्ट कोई भी देश इसके साथ रिलेशंस नहीं रखता था, सारे इसको नफरत करते थे। इस आइसोलेशन के बीच सिर्फ दो ही लोग थे जो साउथ अफ्रीका को समहाउ कवर दे रहे थे, मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रेगन। और इसके पीछे दो ऑब्वियस रीजन थे। पहला तो है कोल्ड वॉर, व्हाइट साउथ अफ्रीका वाज द ओनली वेस्टर्न अलाई इन साउदर्न अफ्रीका। दूसरा उनके मिनरल्स पर ब्रिटिश और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट। एक बार तो मार्गरेट थैचर ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को टेररिस्ट ही कह दिया था। अब जब 1985 का समिट हुआ तो ऑलमोस्ट सारे देश भड़क उठे थे। साउथ अफ्रीका को एक तरह से वार्निंग ही दिया गया, लेकिन मैडम मानने को तैयार नहीं थे, जिससे क्या हुआ, कॉमनवेल्थ ऑलमोस्ट स्प्लिट होने के कगार पर आ गया। अब इस स्प्लिट को रोकने के लिए एक एमिनेंट पर्संस ग्रुप का गठन किया गया। कुछ मेंबर्स की ये एक टीम होगा जो साउथ अफ्रीका जाएंगे और बोथा और मैंडेला से बात करके नेगोशिएट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें इंडिया भी शामिल था। अब ये डेलीगेशन साउथ अफ्रीका तो पहुंचा, दोनों से ही मिला, लेकिन ये लोग अभी केप टाउन में ही थे कि साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स ने फ्रंटियर स्टेट्स पर बॉम्बिंग किया, जिनमें कुछ तो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे। इसका एक ही मतलब, व्हाइट साउथ अफ्रीका विल नेवर नेगोशिएट। तो अब 1986 में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का एक मिनी समिट बुलाया गया लंदन में। वंस अगेन 7 में से 6 मेंबर्स मार्गरेट थैचर से अलग हो गए। अब इस मैडम की बात किसी ने नहीं सुना। साउथ अफ्रीका पर धड़ाधड़ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया गया। इस चीज ने ये प्रूव कर दिया कि कॉमनवेल्थ ब्रिटेन के बिना भी फंक्शनल है। इसका असर अमेरिका तक भी पहुंचा। सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद से पब्लिक सेंटिमेंट तो पहले से ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। तो साल 1986 में कॉम्प्रिहेंसिव एंटी अपार्थाइड एक्ट पास हुआ एंड गेस व्हाट, रोनाल्ड रेगन ने इसको वेटो देने की कोशिश किया। टफ लक, कांग्रेस ने उनका वेटो ओवरराइड कर दिया। इसी साल हरारे में हुए नॉन अलाइड मूवमेंट के समिट में इंडिया ने एक अफ्रीका फंड का अनाउंसमेंट किया। ये जो फ्रंटियर स्टेट्स को साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स हमेशा मारता रहता है, तो उनके इकोनॉमिक असिस्टेंस, इमरजेंसी सप्लाई और एएनसी स्वैपो जैसे ग्रुप्स के मटेरियल और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इसे लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी इसके चेयरमैन बने एंड इंडिया ने इसमें टोटल $40 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। अब आप पूछ सकते हो, जैसे हम बर्लिन में देखते हैं सोवियत और अमेरिकन आर्मी आमने सामने खड़े थे, क्या ऐसा कुछ हुआ था इंडियन आर्मी और साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के बीच? द आंसर इज यस। मोजाम्बिक में हुआ था एक बार।
तो हुआ क्या था असल में, पोर्तुगीज विड्रॉल के बाद मोजाम्बिक में चल रहा था एक सिविल वॉर, एक तरफ सोवियत बैक्ड फ्रेलिमो और दूसरी तरफ रोडेशियन बैक्ड रेनामो। अब 1978 में रोडेशिया के फॉल के बाद रेनामो को एड पहुंचाने की जिम्मेदारी साउथ अफ्रीका ने ले ली। अब 1984 में व्हाइट साउथ अफ्रीका ने अपनी इमेज सुधारने के लिए एक डबल गेम खेला। उसने फ्रेलिमो के साथ इनकोमाती अकॉर्ड साइन किया, जिसके तहत मोजाम्बिक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को अपने जमीन पर शरण देना बंद कर देगा, बदले में साउथ अफ्रीका भी रेनामो को सपोर्ट करना बंद कर देगा। अब फ्रेलिमो ने तो अपना प्रॉमिस निभाया, बट साउथ अफ्रीका सीक्रेटली रेनामो को सपोर्ट करता रहा, जिसने आगे फ्रेलिमो के खिलाफ सबोटाज वॉरफेयर जारी रखा। इसी दौरान इंडिया ने मोजाम्बिक टनल में पेट्रोलिंग के जरिए एक नावल प्रेजेंस बनाए रखा, ताकि साउथ अफ्रीका रेनामो को समुद्र के रास्ते सपोर्ट ना कर पाए। इसी पीरियड में ही साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का एक नॉन हॉस्टाइल एनकाउंटर हुआ था। 1985 में डारबान में एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ नेशनल पार्टी का। पूरी दुनिया रिफॉर्म्स की उम्मीद रख रहे थे, लेकिन बोसा ने साफ कह दिया कि वह ब्लैक कम्युनिटी के लिए वन मैन वन वोट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैंडेला को भी रिलीज नहीं करेंगे। इसका असर तुरंत दिखा, इकोनॉमी तबाह हो गई साउथ अफ्रीका की। कॉमनवेल्थ ने फुल सैंक्शंस लगाया और अमेरिका ने भी एंटी अपार्थाइड एक्ट पास किया। ऐसे हालत में नेशनल पार्टी के अंदर प्रैग्मेटिक लोगों की संख्या बढ़ने लगा। इससे साउथ अफ्रीका का स्टबर्ननेस धीरे धीरे टूटना चालू हुआ। 1988 में फ्रेलिमो के साथ इनकोमाती अकॉर्ड का रिन्यूड ट्रीटी साइन हुआ। साउथ अफ्रीका ने कंप्लीटली रेनामो को सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसी साल एंगोला और क्यूबा के साथ एक ट्राइपार्टाइट संधि साइन हुआ। साउथ अफ्रीका ने एंगोला और साउथ वेस्ट अफ्रीका से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। अगले ही साल उधर हुआ एक इलेक्शन, जिसके बाद नामीबिया आजाद हो गया। 1989 में पीडब्ल्यू बोथा एक स्ट्रोक के बाद स्टेप डाउन कर गया। नया प्रेसिडेंट फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्क आते ही बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अब तक बैन था, तो उसको अनबैन किया गया। साथ में नेल्सन मैंडेला को 27 साल बाद जाकर रिहा किया गया। इसी के साथ ही साउथ अफ्रीका का पड़िया स्टेटस खत्म होना शुरू हुआ। उसको अब दोबारा से सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स में अलाउ किया गया। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिससे ये क्लियर हो गया कि व्हाइट साउथ अफ्रीका इज नो मोर। 1992 में व्हाइट लोगों के बीच एक अपार्थाइड रेफरेंडम हुआ, जिसमें 68% लोगों ने रिफॉर्म्स के सपोर्ट में वोट किया। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी था, वो है एक मल्टीरेशियल इलेक्शन की, जो हुआ 1994 में। इसी तरह एक स्टबर्न और रेसिस्ट स्टेट के डेथ बेट से एक नया देश साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ। क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे इंडिया का एक अहम भूमिका था, इसीलिए साउथ अफ्रीका ने ये एहसान कभी नहीं भूला। रिलीज के तुरंत बाद ही नेल्सन मैंडेला इंडिया विजिट किए। उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न रिसीव हुआ। जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैंडेला टोटल 4 बार इंडिया आए थे। मैंडेला ने इवन साउथ अफ्रीका को महात्मा गांधी का देश भी कहा था। एक देश जिसने कभी इंडिया को सोवियत सबऑर्डिनेट कहा था, वही आज भारत के साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा है। इसी के साथ ही खत्म होता है इस मिनी कोल्ड वॉर का चैप्टर। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।